नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 186 पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों के पीछे के यदि आप नियमित दर्शक हैं तो आपको पता है कि अभी अशोक सम्राट की सीरीज चल रही है। वह अशोक सम्राट जो बिहार पुलिस से भी पहले, बहुत पहले साल 1989 में AK-47 लेकर चला आया था। यह AK-47 उसे पंजाब या कश्मीर में आतंकियों के पास से जब्त AK-47 में से प्राप्त हुआ था और इसे प्राप्त कराने वाले भी CRPF पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी के लोग ही थे। ऐसा जानकारी रखने वाले लोग पक्के तौर पर बताते हैं। जब AK-47 आ गया अशोक सम्राट के पास तो इसके बाद तो वह बिहार के सारे अंडरवर्ल्ड डॉन का बाप ही बन गया था। सभी की हेकड़ी बस AK-47 की खबर से शुरुआती दिनों में गुम हो गई थी। आज का यह एपिसोड अशोक सम्राट सीरीज का पार्ट 4 है। इसलिए यदि आप अशोक सम्राट को पूरा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 183 से देखना शुरू कीजिए। आज की कहानी के लिए आपको बहुत फ्लैशबैक में नहीं ले चलेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अशोक सम्राट के पास AK-47 आ गया है। फिर इसी AK-47 के बूते उसने मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर सरस्वती पूजा के दिन तारीख 31 जनवरी 1990 को चंदेश्वर सिंह की हत्या कर मिनी नरेश के मर्डर का बदला ले लिया। उस मिनी नरेश के मर्डर का बदला अशोक सम्राट ने लिया था, जिसने बेगूसराय से भागने के बाद मुजफ्फरपुर में अशोक सम्राट को अपने साथ रखा था। मिनी नरेश की हत्या भी साल 1989 में, मतलब एक साल पहले, सरस्वती पूजा के दिन ही चंदेश्वर सिंह और छोटन शुक्ला ने अयोध्या से बुलाए नागा साधुओं की मदद से की थी। इसके बाद ही अशोक सम्राट ने यह ऐलान किया था कि अगले सरस्वती पूजा के पहले चंदेश्वर सिंह को मार डालेंगे। खैर, इसके बाद अशोक सम्राट ने बेगूसराय के बहादुरपुर मठ के महंत राम लगन दास के हाथों उस रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया उर्फ मूखों को भी मरवा दिया था, जिसके कारण सम्राट को बेगूसराय से मुजफ्फरपुर शिफ्ट करना पड़ा था, बहुत मजबूरी में, या यूं कहें कि भयभीत होकर। सम्राट को लगने लगा था कि रामविलास चौधरी कम्युनिस्टों की मदद से इतना ताकतवर हो गया है बेगूसराय में कि उसे जीने नहीं देगा। यह तो आपको पता ही है कि रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया अशोक सम्राट के बचपन का जिगरी दोस्त था। ऐसा दोस्त कि रामविलास चौधरी के जहर खाने की सूचना के बाद अशोक सम्राट ने खुद को गोली मार ली थी और गोली से यह दोस्ती भी अशोक सम्राट को पहली बार हुई थी। और तब अशोक सम्राट ने यह गोली मारी थी जब वह दारोगा बनने की, पुलिस की वर्दी पहनने का हसरत पाले हुए था। ध्यान रखिएगा, रामविलास चौधरी जब मारा गया, उसे मारने के लिए अशोक सम्राट को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी थी। पहले 5 बार स्वयं अशोक सम्राट ने अटैक किया था रामविलास चौधरी पर, लेकिन हर बार वह बच जाता था। और तो और रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया अपने गांव सोखारा में ही रहता। अशोक सम्राट का गांव भी सोखारा ही था। अशोक सम्राट भाग गया था, लेकिन रामविलास चौधरी अपने गांव में ही रहता था और अशोक सम्राट से मोर्चा लेता था। रामविलास चौधरी को मारने के लिए जब अशोक सम्राट ने एक चढ़ाई की थी, कुल 5 चढ़ाई की थी उसने, या कहें कि 5 कोशिशें की थी, तो इसमें एक और गोली अशोक सम्राट को जांघ में लग गई थी। कहा जाता है कि पीछे से गोली चली अशोक सम्राट के
लोग ही गोली चला रहे थे आगे फायर करने के लिए। उसी एक गोली में अशोक सम्राट को फिर से एक गोली लग गई थी जो जांघ में लगी हुई थी। और अशोक सम्राट की तस्वीर, फोटो अब तक बिहार पुलिस के पास नहीं थी। जब उसका नाम बड़ा हो गया था, AK-47 के आने की खबर आ गई थी, उसने कोहराम मचा रखा था, मुजफ्फरपुर को डरा दिया था, बिहार सरकार भी परेशान होने लगी थी, तो अशोक सम्राट की पहचान के लिए फोटो तो थी नहीं, सिर्फ 2 ही साइन बताए जाते थे, 2 ही चिन्ह, पहचान चिन्ह। पहली पहचान थी कि अशोक सम्राट के पेट में, नाभि के पास गोली लगी है और इसके बाद ऑपरेशन का निशान है। दूसरी पहचान जांघ में गोली है। तो ये दोनों पहचान मिल जाए तो मान लीजिए कि ये अशोक सम्राट ही है। खैर, जब सम्राट AK-47 ले आया, बिहार पुलिस के पास था ही नहीं, तो पुलिस वाले की ताकत कहाँ थी कि वह अशोक सम्राट के पीछे लगती। बिहार के एक्स DGP गुप्तेश्वर पांडे, जो बेगूसराय के SP भी थे, उन्होंने स्वीकारा है कि अशोक सम्राट का पीछा करने की ताकत कोई रखता नहीं था। सिर्फ एक पुलिस वाला था जो ताकत दिखाता था। बाद में जब मोर्चा लेने को भी हुआ तो गुप्तेश्वर पांडे को स्वयं जाना पड़ता था। बड़ा सवाल ये होता था पुलिस वालों के सामने कि जब सम्राट के पास AK-47 है तो हम अपने पुराने हथियारों से मुकाबला कैसे करेंगे। जहां तक बिहार के दूसरे अपराधी गिरोहों की बात है, तब उनके पास भी कुछ ही गिरोह थे जिनके पास स्टेनगन भी था। बाकी जितने अपराधी गिरोह थे उनकी ताकत तब तक 315 राइफल और 303 राइफल थी। 303 राइफल भी जो थी वह पुलिस के पास भी होती थी। छोटे हथियारों में रिवॉल्वर और पिस्टल आ गए थे, लेकिन इनमें से अधिकांश मेक इन मुंगेर वाला ही था। तो अशोक सम्राट के पास AK-47 कहां से आया, यह सब पता करने में लगे। दूसरे गिरोह भी चाहते थे कि उसी माध्यम से उन गिरोहों को भी प्राप्त हो जाए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। और इस बीच अशोक सम्राट AK-47 के अलावा भी छोटे हथियार, अन्य प्रकार के सोफिस्टिकेटेड वेपन इसे प्राप्त करने लगा, गिरोह की ताकत को बढ़ाने लगा। पुराने जानकार बताते हैं कि AK-47 के बाद अशोक सम्राट का जलवा इस कदर बढ़ा कि कई जिलों के अपराधी, बड़े अपराधी, बस AK-47 का दीदार करने को, देखने को अशोक सम्राट से मिलते थे और दोस्ती का हाथ बढ़ा देते थे। जब AK-47 देख लिया, अशोक सम्राट को समझ लिया, तो फिर उसके ही हो गए। इस तरीके से अशोक सम्राट का गिरोह बड़ा से और बड़ा होता चला गया, बिग से बिगर। उधर चंदेश्वर सिंह के मारे जाने के बाद अशोक सम्राट से मोर्चा लेने की कमान मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला ने संभाल ली थी। याद रखिएगा कि मिनी नरेश की हत्या में छोटन शुक्ला के भी शामिल होने की बात सामने आई थी। लेकिन बड़ा सवाल था, फिर वही सवाल था कि बगैर AK-47 से, AK-47 वाले अशोक सम्राट से मुकाबला कैसे। उधर अशोक सम्राट के साथ अनिल शर्मा, रामा सिंह, समस्तीपुर में अखिलेश राय जैसे गिरोह जुड़ते जा रहे थे, गिरोह बड़ा होता जा रहा था। दिलीप सिंह, अनंत सिंह से भी अशोक सम्राट के रिश्ते बन गए थे। अब अशोक सम्राट ने पूरी ताकत लगाई ठेके की दुनिया पर, कॉन्ट्रैक्ट। रास्ते में जो आता, जहां वो ठेका लेना चाहता या जहां उसकी नजर गड़ जाती, और इस रास्ते में जो भी आता या पहले से होता, अशोक सम्राट उसे AK-47 के बूते साफ करता जा रहा था। मतलब एकाधिकार की ओर बढ़ रहा था। हर प्रकार के ठेकों में अशोक सम्राट दिलचस्पी लेने लगा। जब उसे लग गया कि अब सब जगह मेरा बोलबाला हो गया है, मेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो कंपनी के बारे में, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से वह सोचने लगा। लेकिन परेशानी यह थी कि वह लगातार क्राइम कर रहा था, अपराध की दुनिया में बड़ा नाम होता जा रहा था। ऐसे में वह किसी भी कंपनी में फ्रंट पर रहकर खेल तो सकता नहीं था। इसलिए जरूरत थी कि कंपनी किसी और की हो
और काम सारा उसका हो। ऐसे में फिर से उसे इस समस्या का समाधान मिला बरौनी बेगूसराय में ही। वैसे भी रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया को मरवा देने के बाद वह बरौनी और बेगूसराय में अपनी बादशाहत तो जमा ही चुका था। बेगूसराय में राम लखन सिंह मजबूत परिवार के थे। बीजेपी से उनके रिश्तों को आप जानते ही हैं। कई बार चुनाव भी लड़े हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा। यह उनकी बदकिस्मती है कि वे चुनाव नहीं जीते। सूरजभान सिंह के पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते हैं। तो बेगूसराय में राम लखन सिंह का जहां घर था उसके आगे एक बड़ा सा हाथा था, राम लखन सिंह का ही। वहीं रेलवे का मतलब पास में यार्ड हुआ करता था, आज भी होगा। इस कारण रेलवे के ठेकों में राम लखन सिंह की एंट्री पहले से ही हो चुकी थी। उनकी कंपनी का नाम था रीता कंस्ट्रक्शन। और अब जब अशोक सम्राट ने रेलवे के ठेकों में दखल देना शुरू किया तो उसने राम लखन सिंह की कंपनी रीता कंस्ट्रक्शन के मुकाबले एक दूसरी कंपनी को साथ देने का फैसला कर लिया। और जिस कंपनी के साथ अशोक सम्राट जुड़ा उस कंपनी का नाम था कमला कंस्ट्रक्शन। इस कंपनी के सर्वे सर्वा माने जाते थे बेगूसराय के ही तिलरथ के रतन सिंह, आज भी हैं। राम लखन सिंह भी हैं, रतन सिंह भी हैं। तो अब बेगूसराय में राम लखन सिंह बनाम रतन सिंह होने लगा। रतन सिंह की ताकत अशोक सम्राट की AK-47, दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। अब यह लड़ाई सबसे पहले कैसे और कहां हुई इसके बारे में दोनों पक्षों का अलग अलग मत है, मतलब अलग अलग कहानी है। राम लखन सिंह के लोग बताते हैं, जो उनके लोग हैं, उनका कहना यह है कि राम लखन सिंह के घर के बाहर जो हाथा था वहीं पास में एक लाइन होटल हुआ करता था और इस लाइन होटल से तेल चोरी का बड़ा सिंडिकेट चला करता था। इस सिंडिकेट को राम लखन सिंह के विरोधी चलाते थे और जब यह सिंडिकेट मजबूत होता जा रहा था, उसके साथ अपराधी तत्व जुड़ते जा रहे थे, तो राम लखन सिंह ने इसे रोकने की कोशिश की। इसके बाद टकराव शुरू हो गया। आगे यह लड़ाई तो पूरे बिहार में और गोरखपुर तक फैल गई। दूसरी ओर अशोक सम्राट को जानने वाले लोगों का कहना है कि बात ऐसी नहीं थी। इनके मुताबिक राम लखन सिंह बनाम रतन सिंह की लड़ाई बरौनी रिफाइनरी के भीतर एक एक्सचेंज के ठेके को लेकर शुरू हुई थी। दोनों ही इस ठेके को लेना चाहते थे, एक्सचेंज के ठेके को, पर अशोक सम्राट रतन सिंह के साथ हो गया था, कमला कंस्ट्रक्शन के साथ, इसलिए ठेका रतन सिंह को ही मिला। बात यह तय हो गई थी कि बाद में ठेके का एक हिस्सा काम करने को राम लखन सिंह को दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसके बाद बात बिगड़ती चली गई। तो अब अशोक सम्राट न सिर्फ बरौनी बेगूसराय में बल्कि सोनपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सब जगह गोरखपुर तक फैल गया था। रेलवे के हाकिम तो उससे थर थर कांपने लगे थे। ठेका निकले ना निकले, लेकिन अशोक सम्राट को जानकारी होती थी कि ठेका अलॉट करने वाले रेलवे के अधिकारी कौन कौन हैं, बड़े हाकिम कौन कौन हैं। ठीक इसी प्रकार वह दूसरे विभागों में भी ठेकों के बारे में खबर रखता और जो अधिकारी ठेका अलॉट करने वाले होते थे उनके यहां ठेका निकले ना निकले, इसके पहले बिना बताए वह कभी भी उनके घर पहुंच जाता। देखने में तो वह सुंदर था ही, स्मार्ट था और घर पहुंचने के बाद मुलाकात भी कर लेता। जैसे ही मुलाकात शुरू होती वह उस हाकिम को AK-47 का दर्शन करा देता। अब सोच सकते हैं कोई सरकारी बाबू, बड़ा पदाधिकारी AK-47 को देख और वह भी उस जमाने में किस तरीके से कांपने लगता होगा।
लेकिन अशोक सम्राट के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। वह शान बढ़ाता रहता, देखिए ये AK-47 है, इसमें इतनी गोलियां मैगजीन में जाती है, यह 1 मिनट में इतना फायर कर सकती है, 1 मिनट में इतने लोगों को खल्लास कर सकती है। उनके ही सामने मैगजीन निकालता है, मैगजीन कसता, अधिकारी बेचारे कुछ नहीं बोल पाते। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता होगा ठेका जब निकलता होगा और जब ठेका देने की बारी आती होगी, आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। वह साथ में यह भी बता देता कि अब तक इस AK-47 से उसने कितने लोगों को भूना है। इनमें से रेलवे के कई ठेकेदार भी होते। याद रखिएगा, मेरे पुराने खबरी बताते हैं कि अशोक सम्राट ने AK-47 को अपने लोगों के बीच कोड नेम BIP दे रखा था। जो BIP अटैची आती है ना, वही BIP दे रखा था। BIP मतलब AK-47। उसके साथ तब सबसे भरोसे का ड्राइवर मुजफ्फरपुर का मुन्ना हुआ करता था। अशोक सम्राट जैसे ही आदेश करता, BIP ले आओ, मुन्ना BIP मतलब AK-47 लेकर हाजिर हो जाता। अधिकारी समझते कि BIP अटैची मंगवा रहा है, उसमें कुछ होगा देगा, उसे क्या पता कि उसमें से AK-47 निकलेगा। खैर, अब अशोक सम्राट के साथ बेगूसराय के बहादुरपुर मठ का महंत रामलगन दास भी रहने लगा था, जिसके पास किसी न किसी तरीके से प्राप्त किया गया ऑल इंडिया का गन लाइसेंस था। मतलब पूरे भारत में वह कहीं भी अपनी बंदूक को लेकर जा सकता था। और इसी रामलगन दास ने तो अशोक सम्राट का विश्वास जीतने को या अशोक सम्राट से अपनी जान बचाने को अशोक सम्राट के दुश्मन, जो पहले दोस्त था, राम विलास चौधरी उर्फ मुखिया को मरवाया था, या यूं कहें कि मार दिया था। आगे अशोक सम्राट की तूती इतनी बोलने लगी कि ठेकों की लड़ाई में राम लखन सिंह की कंपनी रीता कंस्ट्रक्शन पिछड़ने लगी। अशोक सम्राट के समर्थन वाला रतन सिंह की कंपनी कमला कंस्ट्रक्शन की चांदी कतने लगी। रुपया तो अशोक सम्राट के पास बरसने लगा। बोरे में रुपए आते थे उस समय, लोग कहते हैं। हर ठेके में अशोक सम्राट का कमीशन फिक्स होता। अब अशोक सम्राट ने मैनेजर भी रख लिया था, जो हिसाब किताब रखता। राधे श्याम तिवारी नाम का कोई शख्स था जो उसका पहला मैनेजर बना। और रेलवे के अधिकारी जो पहले ही AK-47 का दर्शन कर डरे हुए थे, उनके पास अब अशोक सम्राट को जाने की जरूरत ही नहीं होती। मैनेजर वह अशोक सम्राट का नाम लेकर उसका कोई आदमी और भी चला जाता, तब भी काम हो जाता। जब कमाई अधिक होने लगी, नोट बरसने लगा, तो अशोक सम्राट ने संपत्ति भी खरीदना शुरू कर दिया। खूब सारी संपत्ति खरीदी। मेरे पुराने खबरी कहते हैं कि उस जमाने में अशोक सम्राट ने NCR दिल्ली के नोएडा सेक्टर 16 में मकान बनवाया। उस मकान का नाम भी अशोक वाटिका ही रखा गया था। पटना के राजा बाजार में भी अशोक सम्राट ने फ्लैट खरीद रखा था। कई प्रकार की गाड़ियां खरीद ली और इन्वेस्टमेंट किया, इसके नाम से उसके नाम से भी। और ऐसा भी नहीं है कि इन सारी बातों की जानकारी पुलिस और प्रशासन को नहीं होती थी। पुलिस और प्रशासन को भी होती थी। उदय हुआ था कांग्रेस सरकार में, अब चल रही थी बिहार में लालू यादव की सरकार, लेकिन वहां भी दखल ठीक ठाक थी। आप याद रखिएगा कि मुजफ्फरपुर में जो गैंगवार था, उसमें हेमंत शाही के साथ लालू यादव की पहली सरकार में डिप्टी मिनिस्टर बने बृजबिहारी प्रसाद अशोक सम्राट के हिमायती थे, अशोक सम्राट के साथ थे। तो सच ये था कि सब कुछ जानते हुए पुलिस और प्रशासन AK-47 का खौफ कह लें या उसे प्राप्त संरक्षण कह लें, उससे टकराने की कोई ताकत नहीं रखता था। फिर उसे पहचानने वाले भी लोग कम थे। देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता था कि यह अशोक सम्राट जैसा खूंखार अपराधी होगा। बचपन से उसे फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने की आदत थी, लेकिन जब वह पटना में रहने लगा यहाँ वहाँ, तो उसे फुटबॉल खेलने की जगह ओपन में नहीं मिलती थी। पर मेरे खबरी बताते हैं कि 1990 के विधानसभा चुनाव में ही मोकामा से जनता दल के MLA बन गए,
दिलीप कुमासी के बड़े से सरकारी बंगले पर वह शाम को बैडमिंटन खेलने को जाता था। तब दिलीप सिंह का बंगला बेरी रोड पर हुआ करता था, जहां आजकल बिहार म्यूजियम बना हुआ है। दिलीप सिंह के पड़ोसी मतलब बगल में पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन हुआ करते थे। तो आज के एपिसोड में हमने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि AK-47 के बूते अशोक सम्राट अब कैसे बेगूसराय से गोरखपुर तक ठेकों का बाप भी बन गया था। तो आज की कहानी इतनी ही। कल आपको बताएंगे कि अशोक सम्राट की एंट्री मोकामा की लड़ाई में कैसे हुई, फिर उसने सूरजभान सिंह को खत्म करने के लिए कौन कौन सा प्रयास किया। वह कहानी भी बताएंगे कि यदि अशोक सम्राट और सूरजभान सिंह के बीच एक गाय नहीं आ जाती तो सूरजभान सिंह उस दिन ही खत्म हो जाते। तो आज दीजिए इजाजत। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और निवेदन कि यदि आप मुझे कोई कहानी सुनाना चाहते हैं या कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई परामर्श देना चाहते हैं, कोई संशोधन चाहते हैं, सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल करें। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो कल मिलते हैं रात को 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।